नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन को देखते हुए संक्रमण का पता लगाने और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने का निर्देश दिया। अधिकारियों से सभी स्तरों पर सतर्कता तथा निगरानी बनाए रखने को कहा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण में तेजी लाने तथा संक्रमण रोकथाम के उपाय लागू करने को कहा। केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 240 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तेज गति की हवाई लक्ष्य भेदी प्रणाली अभ्यास का सफल परीक्षण किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के शिनजियांग में जबरन श्रम से तैयार उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में संयुक्त अरब अमारात को 154 रन से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं निखिल कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए कल शाम उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर तथा टीकों की स्थिति का जायजा लिया। एक रिपोर्ट। ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को नए वेरिएंट से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और एहतियाती उपायों का पूरी दृढ़ता से पालन करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद रखने को कहा। उन्होंने राज्यों से ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्र लगाने तथा उनका पूरी तरह से काम करना सुनिश्चित रखने को कहा। श्री मोदी ने राज्यों के साथ नियमित आधार पर आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने तथा टेलीमेडिसिन और परामर्श के लिए सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के प्रभावी उपयोग का भी निर्देश दिया। श्री मोदी ने सक्रिय और प्रभावी निगरानी के जरिए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजर रखने को कहा तथा संक्रमण के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए तुरंत प्रयोगशालाओं में भेजे जाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज। कोविड कार्यबल के प्रमुख एनके अरोड़ा ने आकाशवाणी को बताया कि कोविड की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। ओमिक्रॉन इस देश में आ चुका है, ये एक सच्चाई है और पिछले 2-3 दिनों में जो केस मिले हैं वो करीब 2 गुने हो गए हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड कम से कम हो सके। घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है और सौभाग्य की बात है कि ओमिक्रॉन की वजह से बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं होती और अस्पताल में दाखिल करने की आवश्यकता भी बहुत कम होती है। तो पहला जो नियम है कि हमें अपने कोरोना उपयुक्त व्यवहार को बनाए रखना है, मास्क पहने रखना है, सफाई रखनी है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की दर बढ़ाने और संक्रमण रोकने के उपाय
सख्ती से लागू करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि वे कोविड के विरुद्ध संघर्ष को कमजोर न पड़ने दें और ओमिक्रॉन संक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों की तैयारी और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। श्री भूषण ने कहा कि संक्रमण का फैलाव रोकने, जांच और निगरानी, चिकित्सकीय प्रबंधन और कोविड से बचाव के आवश्यक उपाय तथा टीकाकरण को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों से कहा कि सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या, संक्रमण प्रसार की दर, नए संक्रमणग्रस्त इलाकों की पहचान और संक्रमण को रोकने के उपायों पर पैनी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। श्री भूषण ने राज्यों को सलाह दी कि वे रात का कर्फ्यू लगाएं और खासकर त्योहारों को देखते हुए भीड़ इकट्ठी होने से रोकने के उपाय सुनिश्चित करें। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे संक्रमित इलाकों और बफर जोन के बारे में नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराएं। चुनाव की संभावना वाले राज्यों और कम टीकाकरण वाले जिलों में टीकाकरण तेज करने की सलाह दी गई ताकि सभी पात्र लोगों को टीके की पहली और दूसरी डोज सुनिश्चित की जा सके। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत कोविड मामलों में वृद्धि वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों का रैंडम सैंपल कलेक्शन किया जाएगा। लोगों को नमूना लेने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। जो यात्री जांच में पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें 10 दिन के लिए उनके घर, कोविड देखभाल केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पताल में क्वारंटीन किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 140 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अगले आदेश तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने कोरोना संक्रमण नियंत्रण और टीकाकरण की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शाम प्रदेश की जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोविड मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राज्यों से मध्य प्रदेश में लोग आते हैं और हमारा पिछला अनुभव है कि भोपाल और इंदौर से पॉजिटिव केस बढ़ते हैं। राज्य में कल लंबे अंतराल के बाद 30 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 191 है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल रात राज्य कोविड कार्यबल के साथ आपात बैठक की। राज्य में कल 23 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। कल 1179 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के डॉक्टर संजीव कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2342-1230 और 011-2342-1764। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्वेत क्रांति किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार डेयरी क्षेत्र में किसानों को लगातार सहायता प्रदान कर रही है। श्री मोदी कल वाराणसी में बनास डेयरी की आधारशिला रखने सहित 2000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। सहकारिता क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों गोपालकों के बीच एक नई साझेदारी शुरू हुई है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुर, सेवापुरी, रोहनिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा।
प्रधानमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गाय और गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों की नजर में अपराध है। श्री मोदी ने कहा कि प्राचीन काल से गाय देश की समृद्धि का प्रतीक रही है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कई उपाय कर रही है और कई योजनाएं तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी का परिणाम है पिछले 6-7 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 45% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी उत्पादों के लिए बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों को अपने मकान पर अवैध कब्जे की चिंता से मुक्ति मिलेगी। श्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग काशी विश्वनाथ धाम के विकास से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब काशी विकास का मॉडल बन रहा है। ये दिखाता है कि प्राचीन ढांचे को यथावत बनाए रखते हुए शहर का विकास कैसे किया जा सकता है। डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कखरियाव में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की भी आधारशिला रखी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन को देखते हुए संक्रमण का पता लगाने और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने का निर्देश दिया। अधिकारियों से सभी स्तरों पर सतर्कता तथा निगरानी बनाए रखने को कहा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण में तेजी लाने तथा संक्रमण रोकथाम के उपाय लागू करने को कहा। केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के कारण अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 240 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तेज गति की हवाई लक्ष्य भेदी प्रणाली अभ्यास का सफल परीक्षण किया। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के शिनजियांग में जबरन श्रम से तैयार उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में अंडर 19 एशिया कप प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में संयुक्त अरब अमारात को 154 रन से हराया। राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ और मुजफ्फरनगर में 240 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं 9,119 करोड़ रुपए लागत की हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नए राष्ट्रीय राजमार्गों से गन्ना किसानों को अपने कृषि उत्पाद आसानी से चीनी मिलों तथा बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। श्री गडकरी ने समग्र प्रगति, आत्मनिर्भरता और सतत विकास के लिए एथेनॉल, हाइड्रोजन तथा जैव ईंधन के महत्व पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के नए नेटवर्क के साथ उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस स्टेट के रूप में विकसित हो रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने बेहद तेज गति की हवाई लक्ष्य भेदी प्रणाली अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। कल ओडिशा के चांदीपुर तट के पास परीक्षण के दौरान उड़ान में प्रयुक्त स्वदेशी डेटा लिंक की सटीकता की पुष्टि भी हुई। इस डेटा लिंक को बेंगलुरु में तैयार किया गया है। पूरी उड़ान अवधि के दौरान विभिन्न रेंज के उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों से भी परीक्षण की सफलता की पुष्टि हुई है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के शिनजियांग प्रांत में
उइगरों के जबरन श्रम से तैयार उत्पादों का अमेरिका में आयात प्रतिबंधित कर दिया है। श्री बाइडेन ने कल इससे जुड़े कानून पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस ने बताया कि शिनजियांग प्रांत में उइगरों से जबरन काम लेने के लिए जिम्मेदार विदेशी लोगों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस महीने के शुरू में अमरीकी संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पूर्ण बहुमत से पारित किया था। इस कानून के बाद अब शिनजियांग के उइगर, कजाख, किर्गिज और तिब्बती लोगों द्वारा बनाए गए सामानों का अमरीका में आयात नहीं किया जा सकेगा। दुबई में एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने संयुक्त अरब अमारात को 154 रन से हरा दिया है। भारत का अगला मुकाबला 25 दिसंबर को पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस महीने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने खेती बाड़ी को नई आवश्यकताएं और चुनौतियों के अनुरूप ढालने को कहा था। मेरा सभी निवेश साथियों से भी आग्रह है कि ये समय ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में, इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जम करके निवेश का समय है। इसके लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है। हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है। साथियों, इस अमृत काल में दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी और प्रकृति से समन्वय का बेहतरीन समाधान हमें भारत से देना है। हमारे संवाददाता ने कृषि में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के उपायों के बारे में जानकारी दी। सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान किसानों की आय बढ़ाने के लिए और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के आकार के साथ कृषि आधारभूत संरचना कोष बनाया गया है। अन्य विशेष पहलों में पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल है। पीएम किसान योजना का उद्देश्य किसानों को 2000 रुपए की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपए का भुगतान करना है। 11.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक कुल 1,60,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से सुपर्णा सैकिया। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। चौबीस दिसंबर पांडुरंग सदाशिव साने की जयंती है, जिन्हें उनके अनुयायी साने गुरुजी कहते हैं। शाहीर हा महाराष्ट्राचा प्राण, साने गुरुजींचे गातो गुणगान। पांडुरंग साने एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1899 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। साने ने संभावित रूप से आकर्षक करियर त्याग कर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ाया। उन्होंने विद्यार्थी नाम की एक पत्रिका प्रकाशित की। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा के आह्वान से प्रेरित होकर साने ने अपना शिक्षण व्यवसाय छोड़ दिया और अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित करने का फैसला किया। भारत चळवळ सुरू झाली, गांधीजींनी प्रेरणा दिली, करेंगे मरेंगे या मंत्रा जनतेने खूप दिली बघा साथ जी, जनतेने खूप दिली बघा साथ। उन्होंने ग्रामीण महाराष्ट्र, विशेषकर खानदेश क्षेत्र में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के संगठन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 1930 से 1947 के दौरान साने ने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। वे 6 साल और 7 महीने के लिए धुले, तिरुचिरापल्ली, नासिक, यरवड़ा और जलगांव की जेलों में रहे। साने ने विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता की समस्या के संदर्भ में भारतीय भाषाओं को सीखने के महत्व को पहचाना। उन्होंने अंतर भारतीय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने थिरुकुरल की प्राचीन तमिल कृति का मराठी में अनुवाद भी किया। पांडुरंग साने ने अस्पृश्यता के मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए पूरे महाराष्ट्र की यात्रा की। मई 1947 में उन्होंने तथाकथित अछूतों के लिए पंढरपुर विट्ठल मंदिर खुलवाने के लिए भूख हड़ताल की। दिन के उपवास के बाद विट्ठल मंदिर के कपाट अंततः तथाकथित अछूतों के लिए खोल दिए गए। महात्मा गांधी की हत्या से पांडुरंग साने अत्यंत दुखी हुए। गांधी जी की हत्या का समाचार सुनकर साने 21 दिन के अनशन पर बैठ गए। राष्ट्र की परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने 11 जून 1950 को अपना जीवन समाप्त कर दिया। चौबीस दिसंबर महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ईवी रामासामी की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। एक महान वक्ता पेरियार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों को लामबंद किया। सामाजिक गतिविधियों को समय देने के लिए पेरियार ने सभी सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया, साथ ही आकर्षक पारिवारिक व्यापार को भी छोड़ दिया। खादी के प्रचार और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के लिए उन्हें कारावास की सजा दी गई। पेरियार लैंगिक समानता के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी अथक प्रयास किया। रामासामी ने 50 साल से अधिक समय भाषण देते हुए बिताया। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि सभी नागरिक समान हैं। रामासामी के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश तक तमिल समाज में सांप्रदायिक भेदभाव की गहरी पैठ थी। पेरियार को द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 24 दिसंबर 1973 को पेरियार ने अंतिम सांस ली। आज हम हरभजन सिंह को भी याद कर रहे हैं, जो 1942 में आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। उन्होंने बर्मा के मोर्चे पर द्वितीय लेफ्टिनेंट के रूप में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 24 दिसंबर 1944 को बर्मा में दुश्मन के साथ युद्ध में शहीद हो गए। हम इस वीर शहीद को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, आज के समाचार पत्रों में क्या खास है? जी निखिल, ओमिक्रॉन से जंग, प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा की, कहा सतर्कता बरतें और जांच बढ़ाएं, हिंदुस्तान की पहली खबर है। दैनिक जागरण ने नए वेरिएंट से सावधान रहने के निर्देशों को प्रमुखता दी है। पत्र लिखता है 16 राज्यों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। राजस्थान पत्रिका ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हवाले से लिखा है, चुनाव टालने पर विचार करें। क्रिसमस और नववर्ष पर समारोह तथा प्रार्थनाओं के लिए खुले रहेंगे धार्मिक स्थल, लेकिन कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
वीर अर्जुन के पहले पन्ने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर भी अखबारों की नजर है। लोक सत्य ने प्रधानमंत्री का ये बयान प्रकाशित किया है, विरोधियों को नहीं भा रहा यूपी में डबल इंजन का विकास। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, पीएम बोले उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सिलेबस में केवल माफियावाद और परिवारवाद। पंजाब केसरी लिखता है, गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह, हमारे लिए माता। पीएम मोदी ने कहा, ये 8 करोड़ परिवारों की आजीविका है। हरिभूमि ने व्यापार पन्ने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से लिखा है, वाहन निर्माताओं को फ्लेक्स ईंधन वाले इंजन बनाने की सलाह, प्रदूषण में कमी लाने की पहल। जनसत्ता की सुर्खी है, हाइब्रिड वाहनों के इस्तेमाल में उत्तर प्रदेश अव्वल और दिल्ली दूसरे स्थान पर। नवभारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली में 18,000 पुराने फ्लैट्स की लगी सेल। डीडीए की हाउसिंग स्कीम के तहत 10 लाख से लेकर 2.25 करोड़ रुपए तक की कीमत के आशियाने। अमर उजाला की खेल पन्ने की सुर्खी है, मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मनाली की आंचल ठाकुर ने कांस्य जीतकर इतिहास रचा, 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, अब टीवी से स्वाद भी ले सकेंगे। जापान के रिसर्चर्स ने स्क्रीन तैयार की, चॉकलेट, पिज्जा और आइसक्रीम सहित 10 तरह के स्वाद मिलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन को देखते हुए संक्रमण का पता लगाने और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण में तेजी लाने तथा संक्रमण रोकथाम के उपाय लागू करने को कहा। केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या के कारण अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 240 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तेज गति की हवाई लक्ष्य भेदी प्रणाली का सफल परीक्षण किया। और क्रिकेट में भारत ने दुबई में अंडर-19 एशिया कप प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में संयुक्त अरब अमारात को 154 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।